University. In continuation with the celebrations which we started on 21st, today on the second day, the theme of the day is Annals of History, and I would like to tell our audience that we have an eminent speaker, Srimati Saroj Bala, an IAS officer of 1972 batch, had retired as a member of CBDT in 2009. She is MA in Political Science, LLB. She has been confirmed PhD degree in Sciences from our own university, Guru Jambeshwar University of Science and Technology. She is deeply involved in scientific determining the dates and events narrated in ancient books. In 2009, she opened the Delhi branch of Institute of Scientific Research on Vedas, which was established in 2004 under the patronage of late Sri R. Venkataraman, ex-President of India. As a director of iServe Delhi chapter, she and her team took up the research project, Scientific Dating of Ancient Events and Rig Veda to Aryabhata. Since then, she has been carrying out intensive research for several years. As a part of her research, she has authored a number of books. To name them, Historicity of Vedic and Ramayana eras, Scientific Evidences from the Depths to Occasions of the Height of Skies, Ramayana, Retold with Scientific Evidence, and Mahabharat, Retold with Scientific Evidence. Without taking much time between the audience and the speaker, may I now invite her on a talk with the topic Ved and Adhunik Vigyan. Welcome, ma'am, and you can start. Thank you. Thank you. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं. पिछले 4 साल से GJU यूनिवर्सिटी के एनकरेजमेंट के बाद और तब के वाइस चांसलर तंकेश्वर जी के साथ इंटरेक्शन के बाद भी मैंने कई किताबें ऑथर की हैं विच आर डूइंग वेरी वेल. उसमें सबसे पहले मैंने करी रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी 2018 में रिलीज हुई. उसको भारत सरकार ने विवेकानंद पुरस्कार दिया. उसके बाद मैंने करी रामायण रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस, वो 2019 में रिलीज हुई. उसको टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल ने पहला बुक रखा फॉर डिस्कशन. अगेन इट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन. Thereafter, I had authored Mahabharat Retold with Scientific Evidence, which was released in Corona days in March 2021. And finally, in October 2021, I had authored Ram Katha Sitaron Se Suniye, which is very popular, which I give the entire credit to GJU because then GJU में Vice Chancellor Tankeshwar जी और एक अपने डॉक्टर APJ कलाम सेंटर में योगेश कुमार. I think they were the main spirit behind कि हमने shorter, simpler, cheaper version लानी ही है रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी का. तो अब मैं महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी की रचना कर रही हूँ. ये छोटी सी बैकग्राउंड देके मैं आज बहुत धन्यवादी हूँ GJU की कि मुझे आप बच्चों से मिलने का मौका मिला. मैं पहले तो आप सब बच्चों को, हिसार की पवित्र भूमि के सब बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, बड़े बनो और बहुत सुखी आपके जीवन हो. मगर उसके बाद मैं आपको सबको नमन करती हूँ. आप सोचेंगे मैं नमन क्यों कर रही हूँ? नमन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप मैंने तो बहुत रिसर्च की. आप प्राचीन भारत की सबसे अधिक पावन भूमि से आते हो. क्या आपको मालूम है कि हिसार का ये एरिया सरस्वती दृश्यवती की बेल्ट थी और कितने सारे साइट यहाँ एक्सकेवेट हुए जा रहे हैं. राखीगढ़ी, भिराना, कुनाल, सो मेनी और निकली जा रही है कि इतनी सी वो सारी जो हमारी सरस्वती सिविलाइजेशन है वो आपकी पावन धरती पे प्रोग्रेस कर रही थी और उसके सराउंडिंग एरियाज में कर रही थी. और मैंने इन पुस्तकों में बड़े डिटेल में हरियाणा के इन साइट्स का रेफरेंस और डिटेल दी है. अब
बच्चों, आपके लिए सब्जेक्ट जो हमने चुना है, क्योंकि ये विज्ञान सर्वत्र पूज्यते और विज्ञान का महोत्सव है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं और इसका नाम रखा वेद और आधुनिक विज्ञान। अब आप सोचेंगे कि भला क्या वेदों का क्या आधुनिक विज्ञान से लिंक है, क्योंकि हमारी जनरेशन आपकी गुनहगार है। मैं कहती हूँ हमारी जनरेशन आप यंग बच्चों की गुनहगार है, क्योंकि हमने जो उसमें साइंस या विज्ञान या नॉलेज वो अच्छी तरह सही तरह लाके निकाल के आपके सामने रखने का प्रयत्न ही नहीं किया। या सुनाई दे रहा है अच्छी तरह बच्चों को? आपको मेरा सब आवाज सुनाई दे रहा है? आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? प्लीज कोई बताइए। जी मैम, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अच्छा, तो अब ऐसा है कि हम आपके साथ दो तरह की ज्यादती हुई। एक तो वो जो स्कूल कॉलेज की बुक्स में पढ़ा दिया गया कि 1500 20 3500 साल पहले हम तो जंगली थे और कोई बाहर से आर्य आए, और जो विज्ञान है वो तो पिछले 400-500 साल में यूरोप वाले लाए। आपको पता है कि हमें पढ़ाया जाता है गैलीलियो ने कहा धरती गोल थी, या कोपरनिकस ने कहा कि धरती घूमती है सूरज के चारों तरफ। सब कुछ यहाँ से लेके जो भी कुछ है, फिजिक्स, एनर्जी है, एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सब आप आज पढ़ते हो और ये पढ़ते हो कि ये तो पिछले 400-500 साल से ये नॉलेज यूरोप से हमारे पास आई। मगर वास्तविकता बहुत अलग है। वास्तविकता अलग है, उसके लिए दो एक्सट्रीम हो गए। एक तो वो हो गए जो राइटिस्ट कहते हैं कि हम तो 9000-8000 साल पहले ऋग्वेद की रचना करते वक्त भी आज से ज्यादा जानते थे, और एक वो हो गए कि आप तो जंगली थे, 3500 वर्ष से पहले आपको कुछ आता ही नहीं था। मगर सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि विज्ञान में या साइंटिफिक नॉलेज के दो एस्पेक्ट होते हैं साइंस की। एक होती है डिस्कवरी, एक होती है इन्वेंशन। डिस्कवरी तो वो होती है जो प्री एग्जिस्टिंग, वॉट एवर इज प्री एग्जिस्टिंग, उसको जानना, समझना और बताना। तो क्या हो गया? जानना, समझना और बताना। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई देखे कि हाँ धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, वो तो 9000 साल पहले ऋग्वेद वालों ने भी रिकॉर्ड कर दिया, 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने भी डिटेल दे दिया, और हमारे तो धरती का शब्द ही भूगोल है, इसलिए हमें क्यों नहीं पता था कि धरती गोल है। ये कोई हमें गैलीलियो कोपरनिकस ने बताया धरती गोल है, तो हमें 9000 साल से पता है। और हमारी हर किताब, एक नहीं हर किताब बताती है, और ये बताती है कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। या हमारी किताबें बताती हैं कि फोटोसिंथेसिस को, हम मैं इंग्लिश का शब्द यूज कर रही हूँ, कि थ्रू प्लांट धूप में, सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं। तो ये तो है डिस्कवरी। ये मतलब ये है कि प्री एग्जिस्टिंग चीज है, आपने ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया। जैसे न्यूटन ने अंडरस्टैंड किया कि धरती में आकर्षण शक्ति है, सेब धरती पे गिरा, ऊपर को नहीं गया। अब हमें तो यही पढ़ाया जाता है कि न्यूटन ने बताया। भाई ये तो 8000 साल से लगातार ऋग्वेद से लेके यजुर्वेद से लेके रामायण, महाभारत, अथर्ववेद सभी में आर्यभट्ट सब बता रहे हैं 8000 साल से कि धरती में आकर्षण शक्ति है। मगर फर्क कहाँ आता है? फर्क वहां आता है जहां इन्वेंशन है। हमें ये तो मालूम था कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है, मगर हमें सैटेलाइट नहीं बनाया था। वो क्या है? वो इन्वेंशन। हमें ये तो पता था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, मगर हमने ग्रीन हाउस सेटअप करना नहीं सीखा था। तो हमें ये तो पता था कि एनर्जी ट्रांसमिट होती है, मगर एनर्जी ट्रांसमिशन के आर्टिफिशियल मेथड हमने डेवलप नहीं किए थे। ये जो सेकंड कैटेगरी है बच्चों, ये सारी इन्वेंशंस है। ये इन्वेंशंस है जो आज बहुत बढ़ के आई हैं। इन्वेंशन कब होती है? जब आपके पास कुछ डिस्कवरी की नॉलेज है, आपको कुछ बेसिक साइंटिफिक फैक्ट मालूम है। जब आपको ये पता है भी ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, धरती गोल है,
वो चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है, स्पेस में ऐसे सूर्य के और ग्रह भी हैं धरती के अलावा। तो आप उस बैकग्राउंड नॉलेज को भी यूज करते हुए और बड़ी नॉलेज को यूज करके बहुत सारे मटेरियल यूज करके सैटेलाइट बना पाते हो। तो ये सब डेवलपमेंट है। मेरी रिसर्च का मतलब मेरी नहीं है, मेरी रिसर्च का ये है भी मैं उस रिसर्च को लीड तो करती हूँ, मगर उसमें कम से कम 10-12 बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। वो बड़े बड़े वैज्ञानिक कौन है? वो फिजिक्स के भी हैं, वो केमिस्ट्री के भी हैं, वो एस्ट्रोनॉमी के भी हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही, ज्योतिष की बात नहीं कर रही, एस्ट्रोनॉमी की, अंतरिक्ष विज्ञान की बात कर रही हूँ। और उसमें आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, जियोलॉजिस्ट भी हैं, ओशियनोग्राफर भी हैं। वो सब, उनके पास बहुत पेपर है पहले रिसर्च किया हुआ। दुर्भाग्य की बात ये है बच्चों, हमारी जनरेशन ने उसे आप तक कभी पहुंचाया नहीं। अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में जाती हूँ तो मैं आर्कियोलॉजी रिपोर्टें लेती हूँ जो हमें बताती हैं कि 8000 साल पहले इंडिया में दांत भी होल होते थे और ट्रीटमेंट होती थी। 7000 साल पहले यहाँ कॉपर से बाण का एरोहेड भी बनता था। ये सब चीजें इन लोगों से बहुत डिटेल में लेके समझ के इकट्ठा करना और फिर ये जानना कि क्या ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या अथर्ववेद की क्या सच्चाई है, वो कल्पना है। अगर वो वास्तविक है तो वो कब रचे गए और कब उनमें क्या क्या नॉलेज है, ये जानना मेरा एक पैशन हो गया। और मेरी मेथोडोलॉजी में या तो किसी भी इवेंट का एग्जैक्ट डेट डिटरमिन होगा या फिर होगा नहीं। मेरे यहाँ ऐसा, मेरी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये 4000-5000 साल पहले हुआ होगा। मेरी रिसर्च में ये सिर्फ एक ही स्कोप है कि आप पहले एग्जैक्ट रेफरेंस निकाल लो स्काई के, फिर आप प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर, अगर आप बच्चों को भी नेहरू प्लेनेटेरियम, बिरला प्लेनेटेरियम गए तो आप समझ पाओगे। नहीं तो मेरा निवेदन भी है आपके टीचर्स से कि वो आपको कभी प्लेनेटेरियम दिखाएं तो आपकी आंखें खुलेंगी, कैसे आकाश को बैठा बैठा आप देख सकते हो अंदर, ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो फिर वो पिछले 25,920 वर्ष में एक ही बार वो स्काई व्यू दिखाई देगा जिसके रेफरेंस है, और उसका साल, महीना, दिन और 2 घंटे भी निश्चित होंगे। अगर तो वो दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट है और 25,000 साल में रिपीट नहीं कर रहा, वो तभी सही है, नहीं तो वो गलत है। तो ये बैकग्राउंड के साथ मैं बहुत थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि ये क्या है और कैसे आप थोड़ा सा कुछ ले जाएं अपने साथ। तो मैं थोड़ा सा आपको एक दिखाती हूँ। शेयर करना, हाँ शेयर लिखा है, हाँ शेयर स्क्रीन। पहले मैं शुरू करने से पहले पूछ लूं, स्क्रीन दिख रही है? बड़ी करो इसको। नहीं, यहाँ से करना है क्या? इतना ही जी मैम। ये नहीं, ये बड़ा कर दो। हाँ, अब दिख रही है? हाँ जी मैम। ओके, अच्छा देखो बच्चे, ये मेरा सब्जेक्ट है वेद और आधुनिक विज्ञान। और देखिए, मैं शुरू करूंगी, मैं बहुत आभारी रही हूँ अपने जीवन में डॉक्टर एपीजे कलाम की। बहुत सौभाग्य था मेरा कि उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी। और उन्होंने वो ये हमेशा कहते थे कि ये हर तिथियां हर एग्जैक्ट डिटरमिन कर सकते हो। रामायण का तो उन्होंने 30 जुलाई 2011 को मेरे एक सेमिनार में लेक्चर देते हुए, सेमिनार का टाइटल था साइंटिफिक डेटिंग ऑफ एंशिएंट इवेंट्स बिफोर 2000 BC, जिसके बाद मैंने किताब लिखी थी हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण एरा, और फिर जीजेयू ने मुझे डॉक्टरेट दिया था जैसे कि कहा गया। तो उन्होंने ये कहा, आप देख सकते हैं कि वैदिक और साहित्य में बहुत वैज्ञानिक नॉलेज है। अगेन डिस्कवरी की, इन्वेंशन है बहुत कम है। चक्र, व्हील की इन्वेंशन दी हुई है। उन्होंने बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, कॉपर के बर्तन दिए, ऐसी चीजें दी हैं। मगर उसमें वो कहते हैं कि बहुत है, वैज्ञानिक नॉलेज तो बहुत है, मगर
और वो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अगर सोसाइटी को पता चले। उन्होंने तो और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, इतने छोटे से पीरियड में मैं अभी सब कुछ नहीं कर पाई। उनका बताया हुआ बहुत कुछ मैंने किया, बहुत कुछ अभी बाकी है। मगर वो कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामायण, महाभारत, अथर्ववेद और कितने भी गिन लो उपनिषद में, उनके वैज्ञानिक ज्ञान का को निकाल के उनका फायदा उठाने के लिए पहले ये जरूरी है कि उनको कल्पना, माइथोलॉजी के क्षेत्र से लेके रियलिटी के क्षेत्र में लाया जाए। माइथोलॉजी से रियलिटी में क्या आ सकता है जिसकी कोई एग्जैक्ट डेट, पीरियड, टाइम डिटरमिन हो सकता है। तो अगर हमारे पास डेट और पीरियड और डिटरमिन्ड है कि ऋग्वेद में ये इवेंट है, ये फलानी डेट का है, रामायण में ये है, ये फलानी डेट का है, तो कहते फिर आपको विश्वास हो जाता है। इतिहास क्या होता है जिसकी कोई डेट टाइम होती है। तो कहते जब आप वो निकाल लोगे, उसके बाद आप साइंस बाकी की निकाल लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब। तो मैं इसमें लग गई और पूरी तरह सराबोर हो गई। 12-13 साल हो गए अब तो। अब मैंने ये देखा कि साइंस के बड़े सारे नए मेथड आ गए हैं, प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर है। आपको सबको पता है कि जो चीजें अर्थ के नीचे से डिग करते हैं, आपके पास तो राखी गढ़ी है जहां अभी भी चल रही है, पूरे पुरातत्व विभाग वाले, आर्कियोलॉजी वाले, उन चीजों की रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। आज से 5000, 7000, 8000 साल पहले जो प्लांट, ट्रीज मिलते थे, उनकी भी डेट होती है कि वो कब इंडिया में सबसे पहले मिले। फिर ज्योग्राफिक एरिया कब से एग्जिस्ट कर रहा है, जियोलॉजी क्या कहती है, समुद्र विज्ञान क्या कहता है कि समुद्र के नीचे वो डूबा हुआ, वो कब वहां का लेवल था कि उस पे चला जा सकता था। जेनेटिक स्टडीज हैं बच्चों। जेनेटिक स्टडीज के मामले में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। भारत के साथ भारत के ही कुछ मैं कहूंगी छद्म इतिहासकार, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन, उन्होंने बहुत ज्यादती की। देखिए, जीनोम स्टडीज का मतलब ये है कि अगर हमने ये जानना है कि एंशियंट कोई लोग आर्य भारत से गए थे या आए थे, तो हम ये नहीं कर सकते कि इंडिया राखी गढ़ी के लोगों की जेनेटिक स्टडी कर लो, जो लोगों मीन जो डिग करके आपकी बोन्स वगैरह निकली वहां से, और फिर आप ईरान की कर लो और फिर आप कहो कि दोनों की मिलती है इसलिए वो ईरान से ही आए होंगे। ये तो बहुत ज्यादती है। आप जेनेटिक स्टडी का एक पूरा अलग सिस्टम है, फ्लो एंड इनफ्लो का। जेनेटिक स्टडी में ये भी स्टडी किया जाता है कि कौन से जीन्स किधर से फ्लो किए, इनफ्लो किए, कहां से आउटफ्लो किए, कहां वापस फ्लो किए। तो जब आप ये स्टडी करते हो तब आपको पता चलेगा साइंटिफिकली कि वो जीन्स ईरान से इधर आए या कजाकिस्तान से इधर आए, उज्बेकिस्तान से, या इधर से उधर गए। तो जब जो ये स्टडी करने वाले हैं, इनको तो वो लाते नहीं सामने। स्टडी तो ये बताती है, ये स्टडी वाले सब बताएंगे कि इंडिया में तो 10,000 साल से जेनेटिक कंटिन्यूटी है, और पिछले 7-8 सालों में कैसे अलग अलग समय, अलग अलग एरिया में हिंदुस्तान से लोग जाते रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर 1 लाख लोग गया, जैसे आज गया अमेरिका, तो फिर वो कुछ ना कुछ उसमें 10-20 हजार वापिस भी आते हैं। फिर वो बैकफ्लो की भी बात करती है। तो इसलिए मैंने ये बताया कि ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इन सब, ये सारी विज्ञान जो आपके सामने है, ये मैं वैज्ञानिक नहीं थी, मैं तो LLB थी, MA थी और इनकम टैक्स किया सारी उम्र। और ये जो है, ये इनके बड़े बड़े वैज्ञानिकों को लेके और को धुन लगी हुई थी कि जानना है सच्चाई क्या है। सेमिनार किए, क्लासेस लिए, उनके पेपर लिए, ये है जो आपको बताता है। तो मेरी जो आपसे टॉक है बहुत शॉर्ट, अब उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि प्राचीन हमारे वेदों और महाभारत रामायण में क्या संदर्भ हैं ऐसे वैज्ञानिक जिनसे हम आज एग्जैक्ट तिथि निकाल सकते हैं, आज की एविडेंस के बेस पे, आज की एविडेंस के बेस पे, आज के इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स को यूज करके। दूसरा पार्ट ये है कि एक बार उनकी डेट हो गई तो फिर वहां उनमें वैज्ञानिक ज्ञान क्या है। बहुत शॉर्ट में अब आपसे कहूंगी। देखिए, मेथड क्या था। मेथड ये था कि हम पहले किताब को उठाएं, जैसे ऋग्वेद को, रामायण को, महाभारत को, तो हम उसमें निकालें कि उन्होंने क्या कहा कि ग्रह और नक्षत्र कहाँ थे। जैसे मैं रामायण का उदाहरण दूं, रामायण में बताया
कि जब वाल्मीकि, रामायण का मतलब रामायण एक ही है, वो वाल्मीकि की है। उसके बाद 300 से ऊपर रामायणें लिखी गई, उनको हम रामायण कहते रहते हैं क्योंकि ओरिजिनल तो रामायण ही है। किताबों के नाम तो सबके अलग है ना, सेम नाम तो रखा नहीं जा सकता। रामचरितमानस होगा, राम अवतारम होगा, ऐसे चलते हैं। तो ये इनसे निकाल लिए गए। अब इनको क्या किया, उसके बाद हमने दो सॉफ्टवेयर ली, प्लेनेटेरियम। ये दिखाती है आपको पूरा आकाश का कि कहाँ कहाँ नक्षत्र और ग्रह कहाँ कहाँ स्थित थे। और फिर हमने उसके थ्रू देखा, फिर वेरीफाई स्टेलेरियम पे भी किया, क्योंकि वो नासा की बहुत ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है इसी काम के लिए। थोड़ा डेट्स का फर्क होता है क्योंकि कैलेंडर का फर्क होता है। जैसे आपके यहाँ आज के दिन में शक संवत का डेट अलग होगा, विक्रम संवत का अलग होगा, इंग्लिश कैलेंडर का अलग होगा, कलियुरा कैलेंडर का अलग होगा। इसी तरह उधर भी है तरह तरह के अलग अलग कैलेंडर यूज हो जाते हैं, थोड़े दिनों का फर्क होता है। तो फिर इनको जब डेट निकाली तो आपको एग्जैक्ट मिल गया हमें कि ये डेट को ये देखा गया। अब हम क्यों मानते हैं ऑथेंटिक, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो इस समय बाहर आपका स्काई व्यू है, आकाश में जो सूर्य नक्षत्र और ग्रह जहां जहां दिखाई दे रहे हैं, वो 25,920 साल के से पहले हूबहू वैसे दिखाई नहीं देंगे। और हम वो वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर तो 50,000 पीछे तक जाती है, 50,000 आगे तक जाती है। तो ये वेरीफाई करके फिर हम कहते हैं हाँ इस रेफरेंस की ये डेट है। अब वो जब डेट आ जाती है तो एपीजे कलाम जी के शब्दों में वो कहते थे कि वास्तव में ये एकदम सही और सटीक तिथि होती है, क्योंकि पहले तो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी थी, उनके पास आज की कैलकुलेशन उस तरह से तो नहीं थी, आज की टेलीस्कोप भी नहीं थे। कहते उसके बाद आपको दूसरी एविडेंस इसलिए चाहिए क्योंकि लोगों को ये मुश्किल समझ में आता है, उनको आर्कियोलॉजी क्या कहती है, ओशियानोग्राफी, ये सब समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। तो कहते हैं आप सूर्य को दिया दिखाई दीजिए, क्योंकि जो आकाशीय दृश्य का डेट है वो तो सूर्य की एविडेंस है, और जो दूसरी है वो उसको दिया दिखाने वाली है। मगर कॉमन लोग क्योंकि दूसरों को ही पढ़ती है, उनको समझ में वही आती है। मजेदार बात ये है कि उन सभी ने भी वही डेट्स दी जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डेट आती थी। जब हमने आपको जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो बहुत नेचुरली मिनिमम होती है, रिवाइज भी बहुत नहीं होती, सालों साल यहाँ झगड़े पड़े रहते हैं कि एक लाइन करेक्ट करें या ना करें। ये झगड़े पड़ जाते हैं कि एंशिएंट इंडिया क्यों दिखाएं, इसकी जगह अफ्रीका दक्षिण अमेरिका क्यों ना दिखा दे, या फिर मुगल राज्य क्यों ना दिखा दे, ऐसा होता रहा है। तो अब ये जब हमने सब किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी से जोड़ा, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से जोड़ा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी को जोड़ा, तो हमने और रिमोट सेंसिंग इसरो को जोड़ा, तो हमने देखा कि वो सब भी यही डेट देते हैं जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डेट है। और ये डेट्स क्या कहती हैं, ये डेट्स ये कहती हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वालों ने आज से 8,000 वर्ष, 8500 वर्ष पहले, 9,000 वर्ष पहले उनकी रचना की, उन मंत्रों की। यजुर्वेद के मंत्रों की रचना करने वालों ने 5500 वर्ष के से 3500 वर्ष तक उसकी रचना की। आपको सबको मालूम है कि वो फिर असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एडिट होते हैं। और महाभारत की रचना करने वालों ने अपने जितने संदर्भ दिए, उन्होंने 3120 मतलब आज से 5100 वर्ष से पहले की घटनाओं की वर्णन किया। रामायण में जितने संदर्भ हैं वो सब 5100 वर्ष पहले राम के कंटिन्यू सिक्वेंशियल होते हैं, ये कि एक नहीं, जन्म से भी पहले यज्ञ से लेके लंका में रावण को मारने तक के स्काई व्यू आपको मिलेंगे। और फिर अथर्ववेद जो है 2300 BC, आज से 4300 वर्ष पहले, और वेदांग ज्योतिष जो है आज 1300 BC, आज से 3300-3400 वर्ष पहले रचे गए। और ये तो आपको पढ़ाई नहीं जाते, इसके गुनहगार हम हैं। आपका अपने देश में जो गर्व
कम करने हुआ, उसकी जिम्मेदार हमारी जनरेशन है। क्योंकि मैं एक बार बहुत बड़ी सेमिनार के लिए हैदराबाद तिरुपति गई थी, खचाखच 1000 लोगों का हाल भरा हुआ था, लेफ्ट राइट में खड़े थे स्टूडेंट, और वो मुझे पूछते हैं कि मैडम ये पुराना बातें क्यों बता रही हो आप हमें। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मैंने कहा बच्चे बताओ कि अगर कोई आपको कहे कि आपके दादा परदादा नकड़दादा तो चोर थे, डाकू थे, उनको कुछ आता नहीं था, वो तो जंगली थे, बाहर से कोई आर्यन आए, उन्होंने उनको सभ्य बनाया और ये फिर भी नीचे साउथ में चले गए, तो आपके गर्व, आपकी एस्टीम का क्या हाल होगा? वो कहते बहुत नीचे चली जाएगी। मैंने कहा अगर कोई दूसरा आपको कहे कि आपके दादा परदादा नकड़दादा, आपके सब एंसेस्टर बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत उनकी वैल्यूज थी, उन्होंने बहुत रचनाएं की बड़ी बड़ी, और वो अपनी नॉलेज को फैलाने दुनिया भर में गए, तो फिर आपके एस्टीम का क्या होगा, गर्व का? तो बच्चे जोर से बोले बहुत ऊंचा हो जाएगा। 1000 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं कि बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा इसलिए मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, और सच्चाई सिर्फ वैज्ञानिक बता रही हूँ, मैं किसी आस्था में नहीं हूँ। मैं सभी हमारे वैसे भी जो कुछ मैंने पढ़ा वो तो यही है, भगवान ईश्वर एक है, अलग अलग धर्म अलग अलग रास्ते। तो मैं ये देखा कि हमारा तो 10,000 साल से लगातार भारत की सभ्यता भारत में विकसित हो रही है, भारत के लोग भारत में ही विकसित होते रहे हैं, यहाँ के एरियन कभी गए तभी तो, और बहुत कुछ है जो उसके बाद मेरी कोई किताब किसी को पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको पता चलेगा। मगर मैं यहाँ एक अनाउंसमेंट करूंगी इन बच्चों को देख के, आपके यहाँ साइंस कंपटीशन में जो बच्चे साइंस के मैटर टॉप करेंगे, अगर आप मुझे उनको बताएंगे कितने हैं, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री उनको अपनी तरफ से प्राइज दूंगी, राम कथा सितारों से सुनिए किताब का, और भेज दूंगी, आप इनको दे देना। ये मैं कहना चाहती हूँ। क्यों बच्चों, आपको ये आइडिया ठीक लगा? बच्चों को सुनाई दे रहा है? बच्चे सुन सकते हैं? जी मैम, सुन रहा है। मेरे को किसी बच्चे से जवाब दिलवाओ कि उसको सुन रहा है, किसी भी बच्चे से, क्योंकि वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ नहीं, ना नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, कोई नॉन क्लैपिंग। आपको बच्चों प्राइज लेना अच्छा लगता है? अगर लगता है तो क्लैप करिए। ओके, अब मुझे ये विश्वास हो गया कि आप सुन सकते हो। बेटा ओके, आप आराम से सुनिए, और आप बीच में आप पूछना भी चाहे वो नोट कर लीजिए, एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी का भी उत्तर दूंगी, और जब मैं ये कहती हूँ आपको प्राइज दूंगी तब तो खुश हो जाओगे, आपकी चेहरों पे स्माइल होनी चाहिए, आप क्लैप करते होने चाहिए कि मैं जो वहां टॉप करेंगे उनको आपके कंपटीशन में अपनी तरफ से प्राइज भेजूंगी, यूनिवर्सिटी कुछ भी दे दे। ओके, तो आप चलिए आगे। ओके मैम। ओके बेटा। अच्छा, तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको कह दिया कि ऋग्वेद के संदर्भ तो 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले देखे जा सकते थे। मैं आपको लंबा चौड़ा इसमें नहीं डाल सकती। ये आपको ये तो दिख रहा होगा कि आकाश है, और आकाश में ये एरीज है, एरीज अपनी मेष राशि है, और यहाँ पे जब वो विंटर, आपने सबने सुना है कि 21 दिसंबर को यहाँ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात और बहुत ठंड होती है, विंटर सॉल्स्टिस का नाम सुना है? हाँ ना बोलो बच्चों, सुना है? तो वो उस टाइम का रेफरेंस है, जब वो देखते थे तो उनको ये 2 नक्षत्र दिखाई देते थे। तो ये आप स्काई में देख सकते हैं, ये अश्विन नक्षत्र है ये दोनों, और ये एरीज है, और ये सूरज उत्तर की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, उत्तरायण की तरफ। ये देखिए, सूर्य उत्तरायण की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। ये देखो, ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो ये इससे हमने ये डिटरमिन किया कि सॉफ्टवेयर ये दिखाती है, ये 5 जनवरी 7,000 का सुबह 7 बजे का दृश्य, इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी वो जो लालिमा होती है ना सूरज की दिखाई दे रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, कभी देखिए इसको। मैं कहूंगी आपके यहाँ तो बहुत साइंस की यूनिवर्सिटी है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टेलेरियम तो प्लेनेटेरियम भी कर सकते हो, मगर प्लेनेटेरियम की लिमिटेशन है, ये प्लेनेटेरियम का है, वो सुंदर व्यू देती है,
स्टेलेरियम एग्जैक्ट व्यू देती है। तो अब उसके बाद ऋग्वेद के एंड में वो कहने लगे अरे अरे कहाँ गए हमारे अश्विनी नक्षत्र, तो दिखाई नहीं देते। और यजुर्वेद यहीं से शुरू होता है। यजुर्वेद कहता है अरे अब तो बस दिखाई नहीं देते, सूर्य अश्विनी नक्षत्र सूर्य के उत्तरायण में होते, अब तो वो पूरे अपोजिट साइड में, वेस्टर्न साइड में चित्रा नक्षत्र चमकता है। तभी से हमारे चैत्र मास से महीना शुरू हो गया। तो ये मैंने उसका व्यू दिखाया है। ये 19 दिसंबर 6000 BC का सुबह 7:30 बजे का दृश्य है। तो जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को रन करोगे आपको सुबह, शाम, रात, सनराइज, सनसेट सब दिखाती जाएगी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। एक बार इसको खोल लोगे तो आपको, मैं कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू या किसके थ्रू, मैं बाद में वो देखे, मैं आपको डाउनलोड करना बता दूंगी। देखिए आकाश, देखिए अमेरिका में बच्चे आकाश देखते हैं, ये कंपलसरी है वहां 11th 12th में। और हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये बहुत चेंज हुई है, इम्प्रूव होगा बहुत कुछ, हमारे यहाँ बहुत हाई एजुकेशन लेवल है। पर यहाँ हम थोड़ा पीछे हैं कि हमने अभी आकाश का सुंदरता उसकी वो दिखाना शुरू नहीं किया। तो उसके बाद बेटा, इसके बाद आते हैं रामायण। बिकॉज रामायण के जो स्काई व्यू मैंने देखे वो 5100 BC, मतलब आज से 7000 साल पहले सीक्वेंशली दिखाई। मैं आपको केवल एक दिखाऊंगी और इसको देख के बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं कि मैडम आपका ये स्काई व्यू देख के हमें लगता है कि उधर राम पैदा हो रहे हैं और आकाश कैसा था हम वो देख रहे हैं। क्योंकि वो 7 के 7 ग्रह वहां दिए हुए हैं, वो कहाँ लोकेटेड थे। जब 7 के 7 ग्रह और उनकी राशियां दी हुई होती हैं तो फिर जो डेट डिटरमिन होती है उसमें गलती का कोई चांस ही नहीं। ये आपको 5114 BCE में ही दिखाई देगा और किसी साल में पिछले 25,920 साल में ये दृश्य दिखाई नहीं देगा। ये मैं दिखा रही हूँ। सन इज इन एरीज, वीनस इज इन पाइसेस, मार्स इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न इन लिब्रा, Jupiter in Cancer, Moon is also on Cancer, and Cancer is rising on the eastern horizon. यहां से मैं कह रही हूँ 2 घंटे क्या होगा बेटे, बेटे बेटियों, रादर मैं बेटे दोनों को ही कहती हूँ, बेटे भी बेटियां भी। तो जो सन है, जो राशि है, वो राशियां तो ये 12 राशियां हैं, घंटे कितने 24। तो धरती के ईस्ट से 2 घंटे तक की तो ईस्ट से राशि राइज करेगी, फिर तो घूमते हुए एक होराइजन के नीचे चली जाएगी, दिखाई नहीं देगी, और दूसरी ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि राम का जन्म जब हुआ और उस जन्म के समय वाल्मीकि जी ने जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के थ्रू, ये मेरा कतई मानना नहीं है कि तब टेलीस्कोप थे, कैलकुलेशन थी, ये था, वो आकाश देखना खूब जानते थे और उनको नक्षत्रों की और उनकी पहचान थी हमारे एंशियंट्स को, अकेले वाल्मीकि नहीं, बहुत। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड किया, एग्जैक्ट रिकॉर्ड किया, वो है बालकांड का सर्ग 18 श्लोक 8, 9 और 10। उनमें जो रिकॉर्ड किया वो हूबहू यहाँ है और ये डेट थी 10 जनवरी 5114 BC, दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच। इमेजिन। और आज भी हम रामनवमी, और चैत्र का मंथ था, शुक्ल पक्ष की नवमी थी, आज भी हम राम का जन्म, रामनवमी, चैत्र मंथ, शुक्ल पक्ष की नवमी दोपहर को ही मनाते हैं। क्या कमाल साइंस ने की है कि मेरे तो अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपनी सॉफ्टवेयर पे ये देखते हुए। और मैं एक और बता दूं, ये प्लेनेटेरियम का दृश्य है तो 10 जनवरी बता रहा है। जब मैंने नासा की स्टेलेरियम ली, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि उनकी सॉफ्टवेयर में इस डेट को ये नहीं दिखता, तो फिर मैंने सारी तीनों ले ली जो 3 कैलेंडर यूज करती हैं, ये भी और स्टेलेरियम भी और वॉयेजर भी। स्टेलेरियम सेम स्काई व्यू आपको इसके 41 दिन बाद देगी। वो कैलेंडरिक फर्क है, उसमें मैं आपको नहीं डालूंगी, मगर वो होगा चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चंद्र तिथियां होती थी, वो सूर्य वो अलाइन भी करते थे अधिक मास से, यूनी सोलर कैलेंडर था, मगर चंद्र तिथियों में
आपको चंद्रमा का फेस एग्जैक्ट दिखता है, चंद्रमा कहाँ लोकेटेड है ये भी दिखता है। आप चित्रा नक्षत्र में जब फुल मून है आपको पता है चैत्र का महीना शुरू हो गया। कमाल होगी, हर सॉफ्टवेयर आपको चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी 5114 बीसी में यही दृश्य दिखाएगी। तो जब राम का जन्म हुआ आकाश ऐसा दिखाई दे रहा था। उसके बाद निकल गए। मैंने तो जो अपनी किताब में तो मैंने इसके 27 स्काई व्यूज इन सीक्वेंस दिया बच्चों, 27। जन्म से पहले का यज्ञ, घोड़ा छोड़ना, यज्ञ करना, जन्म होना, प्रवास जाना, एक्लिप्स होना, खरदूषण के साथ युद्ध होना, बाली के साथ युद्ध होना, रावण के साथ, सब दिए हैं। तो मगर एकदम सीक्वेंस में सही वही तिथि जो वाल्मीकि देते हैं, स्टिक, कोई फर्क नहीं आता। कमाल हमारा भारत है, कमाल हमारा देश है, कमाल आप लोग हो जिनकी इतनी प्रिसीजन से किसी एंशिएंट्स ने रिकॉर्ड किया। कलाम साहब ये कहते थे कि शायद हमारे प्राचीन भारतीयों को कैलेंडर की जरूरत ही नहीं थी। वो स्काई को इतना देखते थे कि स्काई ही उनका कैलेंडर था। इसीलिए उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो आज हर सॉफ्टवेयर उसको एकदम सही, सटीक और सच्चा बताता है। अब बेटे हम अब रामायण के बाद हमारे महाभारत में, जब महाभारत में आ गए, अब उसकी वॉर की डेट का तो कोई झगड़ों का ठिकाना ही नहीं। लोग 5561 से लेके 500 बीसी तक उसकी डेट निकालते हैं। मगर जब आप स्काई व्यू देखो तो उसमें ये मैंने सिर्फ आपको, मैं समझाऊंगी नहीं, एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। 7 के 7 ग्रह 14 राशियों के कंटेक्स्ट में दिए हुए हैं। उनको ये सॉफ्टवेयर को आप कुछ छेड़ नहीं सकते, जो स्काई व्यू आएगा वही निकलेगा जो ये है। उसके बाद आपको इसको कोरल ड्रॉ में लेके मेरे को किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा, वो सर्कल लगाता है आपको दिखाने के लिए, फिर हम नोट करते हैं ताकि देखने वाला इसको समझ सके कि ये जैसे सन मून इन स्कॉर्पियस है ना, तो ये वहां लिखे हुए होते हैं, फिर हम रेफरेंस निकालते हैं। ये एक ऐसा स्काई व्यू है कि मैंने 4 सेमिनार में लोगों को चैलेंज कर लिया कि महाभारत का ये स्काई व्यू आप किसी भी और डेट को दिखाइए, कोई नहीं दिखा पाया। एक ही डेट आती है, वो है 14 सितंबर 3139 बीसी, कार्तिक का महीना, कार्तिक की अमावस्या। अब मैं ये क्यों साथ में कहती हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई दूसरी में 25-26 दिन का फर्क हो सकता है, मगर वो कार्तिक का महीना होगा, अमावस्या होगी, 3139 वर्ष होगा, ये हर सॉफ्टवेयर में वही रहेगा। कमाल ये है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया, जैसे मुझे कलाम साहब ने कहा पहले तो आप एग्जैक्ट डेट डिटरमिन करिए फिर बताइए, और जब तक वो कहते हैं आप सेतु नहीं जाती और ये नहीं बताती कि राम सेतु जो आप कह रही हो कि 7000 साल पुराना स्काई व्यू है राम के जन्म का, तो 5114 बीसी 7134-35 वर्ष हो गए है ना। जब तक आप ये नहीं बताती कि सेतु किस लेवल पे गया है और 7000 साल पहले लोग उस पे चल सकते थे, तब तक लोग आपकी सुनने वाले नहीं। मैंने कहा सर मैं जाऊंगी। मैं रामेश्वरम गई, धनुषकोटी गई, वास्तव में रामेश्वरम में नहीं धनुषकोटी में है, उसका एरिया वो है मगर समुद्र में वो है। और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा गई। ये तो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा से लिया। उन्होंने ये बताया कि ये है 3000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले, 7000, 8000, 9000 वर्ष पहले। वो ये कहते हैं कि ये देखिए कि आज से 9500 वर्ष से कैसे पानी चढ़ा। ये पानी का लेवल है जो यहाँ था आज से 9400 वर्ष पहले। ये पानी का लेवल है जो आज से 7100 वर्ष पहले था, आज से 3 मीटर नीचे। और फिर और बढ़ा, इसीलिए सेतु कुछ देर के लिए डूब गया, लोग भूल गए, और फिर वो अब उतना की डूबा हुआ है, क्योंकि वापस लेवल ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, अब इसी लेवल पे है। तो इसी लेवल पे होने से सेतु अभी भी 3 मीटर नीचे है। ये जब मैंने ले लिया, उसके बाद मैं धनुषकोटी गई। मैं वो उनकी एक ग्लास बोट लेके उससे देखा मैंने, और मैं मेजर भी किया कि वो सेतु में कुछ हिस्से भरे हुए, कुछ खाली, कुछ जुड़ा हुआ, कुछ वो देखा।
और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सेतु का स्ट्रक्चर। मैं पूरा यहाँ गई हूँ। यहाँ पे जो है ये नासा का इमेज है, और ये नासा का है, ये गूगल का है। तो ये देखिए धनुषकोटी, यहां से गई थी मैं। तो ये सब है, बरेतियां हैं, टापू हैं, पहाड़ियां हैं, बीच में गैप भी हैं। 5 गैप भरे गए थे राम के टाइम, क्योंकि ये ऊपर था समुद्र में, कहीं बरेती है, कहीं लिंक बना है, कहीं नहीं है। और वाल्मीकि रामायण साफ ये रिकॉर्ड करती है। ये तुलसी रामायण कहती है, आस्था कहती है। वाल्मीकि रामायण की रचना, लिखना नहीं, रचना 7000 वर्ष पहले हुई। तुलसी ने रचना 500 वर्ष पहले की। तुलसी तो आस्था है, वाल्मीकि तो कंटेम्प्रेरी एडमायरर है। उनके लिए तो राम गलत भी करते हैं, ठीक भी करते हैं, राम रोते भी हैं, हंसते भी हैं। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान है, जो अपने महान कर्मों के कारण हमारे लिए भगवान बन गए बेटा। इसलिए आपके लिए उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। उनको काल्पनिक भगवान मान के छोड़ो नहीं, वो एक वास्तविक इंसान बन के आए। उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि लाइफ में कभी कुछ गलत किया ही नहीं। ये सब सीता को उस तरह त्यागना, भेजना, ये सब तुलसी रामायण और बाद के काम है। ये जो वाल्मीकि रामायण है उसके मुताबिक ऐसा नहीं है जो पेश किया गया। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने देखा। ये देखिए, आपको छोटी सी बाउंड्री दिखती होगी, जो साफ लगती है ये नेचुरल नहीं है। उसके बाद जितना भी जा रहा है सब नेचुरल है। नेचुरल है, आफ्टर ऑल ये 50 किलोमीटर के करीब की लेंथ है। और ये जो नेचुरल हिस्से थे 5 थे भरे हुए, 5 में से 3 बह चुके 7000 साल में समुद्र में। एक छोटा सा हिस्सा भारत की तरफ, एक छोटा सा हिस्सा श्रीलंका के मन्नार की तरफ बचा हुआ है, जिसको ब्लास्ट करने की कोशिश करी गई सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब वो ब्लास्ट नहीं हुआ, मगर वो ब्लास्ट नहीं हुआ। या मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, वो ब्लास्ट हुआ नहीं और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले गए। और आप सोच रहे होंगे भाई चलो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद तो अलग बात है, पहले भी क्यों उन्होंने 2007-8 के बाद उसको ब्लास्ट करना छोड़ दिया? तो सुनिए फिर सच्चाई, एकदम 100% सच्चाई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की रिपोर्ट के बेसिस पे। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये ब्लास्ट करने गए तो जो सारा डिपॉजिट था वो ऊपर ही आ गया ड्रेजर के, और ड्रेजर टूट गया। ड्रेजर को निकालने के लिए, ये ड्रेजर 2200 करोड़ का आया था, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का था। मैं तो इनकम टैक्स में रही, मैंने तो उनके रिकॉर्ड में भी वेरीफाई कर लिया। हाँ, उन्होंने 2200 करोड़ का ड्रेजर राइट ऑफ करके अपने इनकम टैक्स में डिडक्शन मांगी। फिर उन्होंने अगले साल थोड़ी दिन बाद मतलब स्पेन से क्रेन मंगा ली। जब क्रेन से ड्रेजर निकालने की कोशिश करी, क्रेन भी टूट गई और वो भी डूब गई। फिर उनका रशियन इंजीनियर जो ये ऑपरेशन सुपरवाइज करता था वो आया, वो बेचारे की लेग फ्रैक्चर हो गई। अब जो तो आस्था वाले हैं वो कहते वाह वाह वाह, कमाल हो गया, श्री राम का पुल छेड़ने की कोशिश करी। मगर जो विज्ञान वाले हैं वो बड़े क्लियर थे कि क्या हुआ। उनका कहना ये था कि ये सेतु के ऊपर, इधर तो खाड़ी बंगाल का हिस्सा है, नीचे इंडियन ओशन है। इसका जो सतह है नीचे, पानी नहीं, जो पानी के नीचे की जो सतह है ऊंची है, इधर नीची है। तो जैसे ये इधर ड्रेजर खड़ा कर लो तो फिर जैसे ही वो इसको ब्लास्ट करते हैं, वो ऑपोजिट साइड की सतह का सारा डिपॉजिट आपके ऊपर आता है धड़ाम। आप उस मेथड से, इसकी बहुत एडवांस मेथड अलग अवेलेबल है, इससे कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए क्रेन टूट गई। अब हुआ, आपको तो यही पता है भी बंद हो गया, आपको ये थोड़ा पता है कि ये किसी तरह कर ही नहीं पाए। 4000 करोड़ का नुकसान करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चुपचाप बैठ गए और फिर कहने लगे कि जी हमने तो रोक दिया काम वहां। ये होता रहा है भारत में, भारत के सभ्यता में। आप ये सोचिए कि कहा तो आप बड़े प्राइड से सिर ऊंचा करके कहते कि अरे हमारे दुनिया का सबसे पहला सेतु हमारे यहाँ ही बना। कौन नहीं कहेगा कि इतना छोटा सा हिस्सा ये मैन मेड है, ये सारा नेचुरल है। आपने राम राम पत्थर लिख के उनको डाल के जोड़ा नहीं था, वो तुलसी जी की आस्था है। वाल्मीकि ने तो ये बताया कि जो 5 हिस्से टूटे हुए थे अलग अलग, उनको जोड़ा गया।
और सी लेवल तब 3 मीटर नीचे था, आप उस पे चल सकते थे। जब मुझे ये 2 एविडेंस मिल गई, मैं इतनी खुश हुई कि वाह। और मैंने कलाम साहब का बहुत धन्यवाद किया कि आपने मुझे इस 2 जगह भेजा और मैंने ये किया, और ये तो मेरी साइंटिफिक डेटिंग के साथ बिल्कुल मिल गया। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी, आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं मैम कि ऋग्वेद तो 8000 साल पुराना, 9000 साल पुराना रचना है, रामायण तो 7000 साल पुरानी रचना है। तो भाई और क्या प्रमाण है? वही सूर्य को दिया तो दिखाना ही पड़ेगा बेटा। सूर्य को दिया दिखाने के लिए मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बीच में ही घुस गई। बहुत बड़े बड़े एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट को अपने इंस्टीट्यूट का एडवाइजर बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा का, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो एम्प्लॉयमेंट में आ ही नहीं सकते थे। तो आप देखेंगे कि ये 3 रिवर सिस्टम है। ये इंडस, ये सरस्वती डैश डैश इसलिए दिखाई है क्योंकि कहीं ये सूख गई, कहीं ये तालाब में, कहीं लेक में, कहीं वो अंडरग्राउंड की इमेजरी में है। और ये गंगा रिवर सिस्टम है, आप सबको पता है। तो सारे के सारे जो इंडिया के साइट है, एंशिएंट साइट अच्छे वाले, वो सब इंडिया मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान तो कब गया है 47 में। और आपको ये नक्शा ये भी बताएगा कि आपका भारत कितना स्क्वीज हो चुका। भारत की बाउंड्री जो अब है वो नहीं थी। भारत की बाउंड्री तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी सारी। क्या हुआ? अफगानिस्तान तो 500-600 एडी में गया, आज से 1400-1500 साल पहले तक अफगानिस्तान इंडिया का हिस्सा था। राजा अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, सबने उस पर राज किया था। तो वो गया, फिर पाकिस्तान गया, इधर बर्मा गया, तो नेपाल गया, ऐसे करके ये अलग होते रहे। तो आपके पास इसके डिटेल हैं। और अब आप देखिए कि पाकिस्तान अलग होने के बाद अभी भी झगड़े चलते रहते हैं, कहीं और ही ना टूट जाए। आपको अपना छोटा सा हिस्सा, भारत का आधा हिस्सा रह गया, जो भारत आज से 2500 साल पहले, जो पहले भारत की का एरिया था, वो आधा रह चुका। क्योंकि अफगानिस्तान वाले अपने अलग हो गए, पाकिस्तान वाले अपने वाले, बांग्लादेश वाले अपने अलग हो गए। एक ऐसा धर्म आया जो हिंदू धर्म का बिल्कुल एंटीथीसिस था। हिंदू धर्म तो कहता था कि भगवान एक है और विद्वान अनेक हैं, मतलब, और वो कहता था कि वसुधा एव कुटुंबकम, सारी धरती ही हमारा परिवार है। मगर एक धर्म आया, वो कहता है कि जो इस धर्म को नहीं मानता वो काफिर है और उसको जीने का हक नहीं है। तो ऐसा चलता रहा। वो धर्म ने चाहे कहा नहीं कहा, मगर धर्म को खराब करने वालों ने जरूर ऐसा कहा। तो ये सब वो हिस्से हैं जो अब पाकिस्तान में चले गए। अब इनमें भी वही 7000-8000 साल पुरानी आपको चीजें मिलती हैं। ये वो हिस्से हैं जो भी इंडिया में है। इसमें अब ज्यादातर हिस्से बनवाली, कुनाल, भिराना, राखीगढ़ी सब आपके हरियाणा में है। कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये सारे कोट दीजिए, ढोलावीरा, ये सब मैं सभी जगह गई हूँ, करीब करीब सभी जगह गई हूँ जो सरस्वती वाले हैं। तो देखिए क्या सिविलाइजेशन है, एकदम मिलती जुलती। खेतियां भी एक जैसी, मोहरे भी एक जैसी, वेपन्स भी एक जैसे, बर्तन भी एक जैसे। और क्या दिया है? ये मेरा मैप नहीं है भाई, ये मैप कहता है शोइंग द साइट्स ऑफ नदर्न इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 9th to 4th मिलेनियम BC। ये डॉक्टर मनी ने सारे आर्कियोलॉजिकल, डॉक्टर मनी है, he was the Director General of National Museum and Additional Director General of Archaeology Survey of India। और बड़ी वास्ट नॉलेज है आर्कियोलॉजी की। उन्होंने सारे साइट्स को इस पे प्लॉट किया है और ये बताया है कि इन सभी जगह 9000 साल पहले BC, मतलब 11000 साल पहले से 6000 साल पहले तक सिविलाइज्ड बस्तियां थी। मैं फिर कह रही हूँ, सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो आपने नाम सुना है, हड़प्पा सुना है। अरे हड़प्पा साइट पहला डिग कर लिया, इंडिया की वैदिक सिविलाइजेशन का नाम ही हड़प्पन कर दिया। कौन सा हड़प्पन, कहां से हड़प्पन? एक हड़प्पा खोदने के बाद आपने 3100 साइट डिग कर लिए, उसी तरह की सभ्यता देने वाली। मगर आप हड़प्पन कहने से हटे नहीं, वैदिक कहा नहीं। वो तो वही वैदिक सिविलाइजेशन है जो ऋग्वेद में दिया, शुरू किया, वो नॉलेज को और बिल्ड किया यजुर्वेद ने, और बिल्ड किया रामायण ने, फिर और आगे चले गए महाभारत, फिर और आगे चले गए अथर्ववेद, फिर और आगे चले गए आर्यभट्ट आ गए, और फिर आज तक खूब बढ़ता गया।
ये अंडररेट करना होगा, गलत होगा कि आज साइंस कम है, आज विज्ञान बहुत ऊपर है, मगर कहीं ना कहीं उसकी फाउंडेशन हमारे वेदों ने दी है। फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क होता है। फाउंडेशन तो बेसिक नॉलेज होती है, सुपर स्ट्रक्चर में तो इतना कुछ बनता है। आपके पास छोटा जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी, डिस्कवरी थी, वो खूब थी, उसको खूब यूज किया और उसी को वो रिपीट करते जाएंगे बहुत सालों में, बिना बिना पढ़े भी किसी दूसरे को। आपको कैसे नहीं पता चलेगा कि धरती की तरफ सब कुछ खींचता, बताओ कैसे नहीं पता चलेगा? बस उनको अपनी साइंस को फैलाना आता था, अपनी नॉलेज को, कि न्यूटन ने कहा धरती में आकर्षण शक्ति है। अरे धरती में आकर्षण शक्ति है, वो तो ऋग्वेद यहाँ तक कहता है कि सूरज में भी आकर्षण शक्ति है, वो धरती को और सारे ग्रहों को अपनी तरफ खींचे रखता है और वो घूमते हैं। धरती में अपनी आकर्षण शक्ति है, वो चंद्रमा को अपनी तरफ घुमा के रखती है। आकर्षण शक्ति का तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स का डिटेल है कि वो आज तक डेवलप होता गया। आप उसको यूज करके आपने तरह तरह की चीजें बना ली, इंस्ट्रूमेंट बना लिए, तो मशीनरी बना ली, मैन लिविंग को ऊपर कर दिया। तो ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो चलता रहा और चलता रहेगा जब तक कि इंसान इसको बॉम्ब ब्लास्ट करके खत्म ना कर दे। बस अब तो मैं बहुत नियर कंक्लूड करूंगी। ये मैंने जान के चुने हैं क्योंकि ये सब आपके एरिया से है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपके हिसार में आती है, और हंसी, हिसार, ये वो इधर के एरियाज में ये चीजें मिली हैं। इनकी 7000-6000 साल पुरानी टाइम है। देखिए आज भी लेडीज इस तरह का मिरर अपने पर्स में रखती हैं, आज भी इस तरह के हमारे ट्राइबल्स बनाते हैं गहने, और ये मुद्राएं हैं, और ये सिल्वर की कुछ चीजें हैं। ये देखिए कॉपर की बैंगल्स हैं बनी हुई, ये भी आपके भिराना से मिली है, हरियाणा की। मैंने जान के हरियाणा की में चुनिया, बहुत है, इंडिया की बहुत है। और इसमें देखिए ये मटका, आपको यकीन आ सकता है कि ये मटका कितना पुराना है? ये मटका आज से 7000 साल पुराना है, और आज भी आप बिल्कुल ऐसा ही मटका बनाते हैं, ऐसे ही मोती बनाते हैं, ऐसे ही हार बनाते हैं, और ऐसे ये है एरोहेड। धनुष्बाण था ना हमारा मेन वेपन, तो हेड जो है, बाकी तो चाहे लकड़ी का हो, किसी का भी हो, हेड तो तीखा चाहिए था ना। तो पहले बोन का बना, बोन के बाद कॉपर का बना, कॉपर के बाद आयरन का बना। तो ये डेवलपमेंट चलती रही है। और ये देखिए ये भी आपके हरियाणा में कुनाल का है, ये भी वेपन है। सबसे बढ़िया डिस्कवरी है ये, मिली कहाँ? लौरा देवा। लौरा देवा कहाँ है? ठीक आश्रम जो ऋषि ले गए थे राम लक्ष्मण को अपने साथ, और फिर मिथिला तक गए थे। अगर सीधी लाइन खींच दो आप तो ये रास्ते में आएगी जगह लौरा देवा। वहां से ये कॉपर का एरोहेड मिला, और ये कॉपर का हुक है। इनकी कार्बन डेटिंग क्या है? 7000 साल पुरानी। और आपको क्या किताबों में पढ़ाते हैं? कॉपर तो इंडिया को पता ही नहीं था 1000 साल पहले, 1500 साल पहले। अरे मतलब बहुत अंडररेट किया गया है। ये सब कुछ है, ये मैंने नहीं क्रिएट किया। मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कार्बन डेटिंग नहीं करती, मैं पैलेओबॉटनिस्ट नहीं हूँ, मैं ओशियनोग्राफर नहीं हूँ। ये सब उन डिपार्टमेंटों में रिपोर्ट है, मगर किसी ने इतना नहीं किया कि आप बच्चों के लिए इन रिपोर्टों को इकट्ठा करके एक जगह उनकी डेट बता दी जाए, ताकि आप गर्व से अपना सिर तो ऊंचा करें कि हम तो 9000 साल से हमारी तो वैदिक सभ्यता चली आ रही है। बदलती है, कुछ चीजें हटती हैं, कुछ नई आती हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बैक नहीं जा रहे। प्रोग्रेस कर रहे हैं, बैक नहीं जा रहे। अब ये देखिए ये सब 7000-8000 साल पुराने अनाज हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? धान, जौ, गेहूं, दाल, हरा चना, मटर, गुड़ चना, तिल, आंवला, अंगूर, स्वीट पी, घास मनका। इतने तो लिस्ट किए हुए हैं, और ये सब मैं नहीं करती, आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं। बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओबॉटनी इनकी कार्बन डेटिंग करती है। तो ये सब रेफर्ड है। अब रामायण में भी इनका नाम है, महाभारत में भी है, ऋग्वेद में कुछ का है, सभी का नहीं। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऋग्वेद में थोड़ी चीजें है, वहां तिल नहीं है, मटर नहीं है ऋग्वेद के टाइम में, मगर रामायण में तिल आ गया, दाल आ गई, महाभारत में और कई चीजें आ गई। तो ये हम तो डेवलप होते आ रहे हैं, मैन कभी पीछे नहीं जाता। अच्छा करे बुरा करे, वो बॉम्ब बना ले या वो कुछ अच्छी मानवता के भले के लिए हवाई जहाज बना ले, वो बना ले,
वो उसका मन है, मगर फर्क तो पड़ता जाएगा, आगे तो बढ़ते जाएंगे, ब्रेन तो डेवलप होता जाएगा। अगर पहिया इन्वेंट हुआ तभी तो कार बनेगी, मगर कोई पहिया इन्वेंट करेगा, कोई बॉडी इन्वेंट करेगा, कोई उसकी एक्सेलरेशन इन्वेंट करेगा, कोई उसका फ्यूल इन्वेंट करेगा, तो कार बनेगी। चलिए, अब ये तो मैं छोड़ दूंगी, ये सरस्वती नदी है, ये आपका हरियाणा है, ये देखिए हरियाणा। मैंने ये जान के पिक्चर इसलिए किया था, ये मेरा नहीं बनाया हुआ, ये इसरो ने रिमोट सेंसिंग से इमेज लिया है। और रिमोट सेंसिंग, रिमोट अर्थ सेंसिंग, यू नो, अर्थ के नीचे की पिक्चर, ये सारा का सारा जो डार्क ब्लू दिखाया हुआ है, ये रिमोट सेंसिंग में एंशियंट सरस्वती के कोर्सेज हैं। इनका बस सिर्फ ये है भी वो कलर मैग्नीफाई कर देते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, वो उसकी एक लाइन ऐड नहीं कर सकते, कुछ छेड़ नहीं सकते, कुछ डाल नहीं सकते। ये सरस्वती रिवर सिस्टम था जो ऐसे जा रहा था, इसका ये हिस्सा ये गुजरात तक यहाँ जाके गिरता था। तो हमारा क्या है, मेरा तो घर ही हरियाणा में और पंचकुला में घग्गर की बेसन में, घग्गर क्या है, सरस्वती का ही तो ब्रांच था। और आपके यहाँ दृश्यवती और सरस्वती आके मिलती थी, और यमुनानगर से थोड़ा ऊंचे से एक ब्रांच आती थी। इतने बड़ी नदी किसी एक ब्रांच से नहीं बनती। ऋग्वेद में लिखा है कि सरस्वती की 7 ट्रिब्यूटरीज थी, 7 डिस्ट्रीब्यूटरीज थी। महाभारत में लिखा है महाभारत में लिखा है कि वो सूखने लगी थी, और यजुर्वेद में लिखा है कि उसकी 5 डिस्ट्रीब्यूटरी, 5 ट्रिब्यूटरी, मतलब आके मिलने वाली और गिरने वाली। तो इस तरह डेवलपमेंट होती रहती है। चलिए, अब बस बहुत जल्दी जल्दी हम बताएंगे कि क्या क्या साइंटिफिक नॉलेज है, मैं सीधा ही चली जाऊंगी। आप सिर्फ पॉइंट बताएंगे, कुछ नहीं। मगर मैं एक बात गारंटी करती हूँ कि मेरे यहाँ कुछ सुनाई दे रहा है, बंद हो गया क्या वहां, ऑडिटोरियम ऑफ हो गया क्या? नहीं, ओके ओके, ठीक है। देखिए, मैंने कभी कोई एक भी शब्द मैं आपसे नहीं करूंगी जब तक कि मैं उसका मंत्र और श्लोक नहीं बताती। मैंने हर कंक्लूजन के ब्रैकेट में ऋग्वेद या यजुर्वेद का मंडल, चैप्टर और श्लोक नंबर या मंत्र नंबर, जिसको भी रामायण के उसको श्लोक कहते हैं, वेदों की मंत्र कहते हैं, वो दिया है, और उसका मीनिंग दिया है, अनडिस्प्यूटेड मीनिंग लिए हैं सिर्फ। और जो हमारे एंशियंट्स ने भी रिकॉर्ड किए, जिन्होंने ट्रांसलेट किया, जो मॉडर्न साइंटिस्टों ने, ग्रिफ्थ ने, विल्सन ने, डेविड फ्रॉली ने, इन्होंने भी रिकॉर्ड किए, ज्यादातर वही मीनिंग लिया। कहीं एक आधी उनकी कोई गलती होगी, उनको इंडियन सब्जेक्ट का कंटेक्स्ट नहीं पता था तो करेक्ट किया। तो देखिए, ऋग्वेद की रचना कब हुई? 9000 साल पहले। और उसके 10वें मंडल की रचना कब हुई? 8000 साल पहले। तो वो ऋग्वेद के मंडल 10 अध्याय 189 मंत्र 1 में साफ दिया है कि धरती अपने पिता समान सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और फिर लेटर ऑन यजुर्वेद में दिया है कि चंद्रमा अपनी माता समान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब बताओ बच्चों, आप क्या पढ़ते हो कि धरती सूरज का टुकड़ा है और चांद धरती का टुकड़ा है, हो गए ना माता पिता वो। तो ये हमारे इतने साल पहले पता था। कितनी बदकिस्मती की बात है, हम कितने गिल्टी हैं आपके आगे कि हम आपको पढ़ाते हैं। ये तो हमें गैलीलियो के कोपरनिकस ने बताया, और 400 साल पहले, उससे पहले तो आदमी की ना बुद्धि थी ना आंखें थी, लगा ही नहीं था कुछ। जैसे सूर्य धरती है, घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। उत्तरायण दक्षिणायन या नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मूवमेंट तो होगी, ये मूवमेंट होती है, ये ऋग्वेद में दे रखा है। आपको स्थायी नक्षत्र और 12 कॉन्स्टेलेशन, सारा स्थायी नक्षत्र है आज भी पूरी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी में, चाहे वो इंडिया की है, इजिप्ट की है, इंग्लैंड की है, नासा की है, यूएसए की है। 27 नक्षत्र है जो सोलर सिस्टम के में होते हैं, अदरवाइज तो लाखों हैं। तो उनके नाम आपके पास अथर्ववेद में लिस्टेड है। आज से 4400 साल पहले आपको उनके सबके नाम पता थे। और उसके बाद फिर इस सारी नॉलेज को आपके पास पता था कि ग्रहण लगते हैं। इस सारी नॉलेज को एक जगह कंपाइल किया और बढ़ाया आर्यभट्ट ने। फिर मैं बस छोटा सा बताऊंगी, फिजिक्स में क्या पढ़ते हो आप?
एनर्जी, हीट, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एटमॉस्फेयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। मैं नहीं कहती कि आज की सारी फिजिक्स वेदों में थी ना, उसके थोड़े थोड़े बेसिक प्रिंसिपल जिस पे वो बिल्ड हुआ वो थे। जैसे एनर्जी, उन एनर्जी को संस्कृत में वो अग्नि कहते थे हमेशा। सूर्य में अग्नि है ना, सूर्य अग्नि देता है, सूर्य की किरणें 7 रंग की हैं, ये सब चीजें उसमें रिकॉर्डेड थी। अब एनर्जी जो है ये ट्रांसमिट होती है ना, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मगर उसकी एग्जिस्टेंस, वजूद को खत्म नहीं किया जा सकता, वो तो सूर्य से आ रही है। फिर उसी से सारी दुनिया लाइट होती है, उसी से वनस्पतियां होती हैं, सब दे रखा है कि अगर पौधों को सूरज की लाइट नहीं मिलेगी तो पौधे नहीं बढ़ेंगे, और अगर सूरज नहीं चमकेगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो ह्यूमन बीइंग्स और अदर बीइंग्स कैसे जिएंगे। ये सब कुछ आपके वहां दिया हुआ है, क्योंकि ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई नई कहावत नहीं पढ़नी थी, नई क्रिएट कुछ नहीं करना था। एक इंटेलिजेंट बंदे, उनके तो पास बहुत टाइम था, दिमाग तो, ये तो हमारा गलत होगा सोचना भी, आदमियों के, इंसानों के दिमाग आज ही लाया भगवान ने, जब से उसने एक इंसान क्रिएट करे है दिमाग लगाया है, इसीलिए वो धीरे 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 बढ़ते गए और प्रोग्रेस करते गए, पीछे नहीं जाते, आगे जाते। फिर उसमें आकर्षण शक्ति है, सन इज होल्डिंग अर्थ ऑन टू अर्थ एंड रादर द होल सोलर सिस्टम इट्स होल्डिंग ऑन, द अर्थ हैज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वहां दे रखा है, ये सब श्लोक मैंने ब्रैकेट में दे दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आजकल खूब वजह से पढ़ते हो कि सूरज चमकता है, भाप उड़ती है, बादल बनते हैं, बादल इधर उधर घूमते हैं, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बहुत हाइट पे होती है। आपके यहाँ मारुत और क्या है, आपके भी वहां दे रखा है कि मारुतगण इसको बादलों को इधर उधर ले जाते हैं, वो दे रखा है। इसी तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है वो आप पढ़ते हो कि पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के बना हुआ है, H2O, सभी ने पढ़ा होगा। अब हमारे यहाँ तो ये तो पता था कि पानी और जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के बना है, मगर उनको बनाना नहीं आता था, उनको प्रोपोर्शन नहीं पता था, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्से ऑक्सीजन से, मगर पानी में ये दोनों है ये उनको पता था। तो फिर तरह तरह की ज्वेलरी, तरह तरह की वेपन, क्या हुआ, मेटलर्जी, उनको पता था कि धरती को खोद के धरती से तरह तरह के मेटल निकाले जा सकते हैं, उन्होंने पहले सोना भी निकाला, चांदी भी निकाली, ये सब निकाला। तो ये इसके बाद फिर बिल्ड होता गया। बस मैं कंक्लूड कर रही हूँ। बॉटनी में आपके पास, अगर बिल्कुल टाइम खत्म हो गया तो मैं खत्म कर दूं, नहीं तो 2 मिनट रखें। Shall I continue for 2 minutes or shall I close? ओके। तो जो प्लांट है वो ऋग्वेद में 57 प्लांट आई थिंक मेंशन्ड है, और यजुर्वेद में 87 है, मगर अथर्ववेद में 300 के करीब प्लांट मेंशन हो गए। और फिर आपकी ये मेटियोरोलॉजी, यही मैंने रेनफॉल वगैरह आपको बता दिया। और अर्थ की 7 डायनामिक प्लेट्स हैं, अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक अर्थ में नहीं चंद्रमा में भी आते हैं, आपकी एंशिएंट उसमें ये लिखा हुआ है। ओके, अब बस इन्वेंशन तो बहुत कम थी, मैंने पहले ही बता दिया, डिस्कवरी इज एग्जिस्टिंग, आप ऑब्जर्व करते हो, डिफाइन करते हो, एक्सप्लेन करते हो, वो डिस्कवरी है। इन्वेंशन क्या है, बहुत सारी डिस्कवरीज को जोड़ के, कई तरह के मटेरियल, बड़े सारी ब्रेन पावर ऐड करके आप चीजें बनाते हो। उसमें एंशिएंट टाइम में जो मुझे मिला है वो या तो चक्र, व्हील मिला है। व्हील वो कहते हैं भी पानी में से आप निकालते हो, कुएं में से व्हील का यूज करते हो। उनके यहाँ 9000 साल पहले आदमियों के दांत मिले हैं, जिसमें दांत में ड्रिलिंग हुई है और फिलिंग हुई है। ये मेहरगढ़ से मिले, इंडस वैली में, वो भी था। और उनके यहाँ तरह तरह के हथियार थे। हथियार को मिसाइल किसको कहते हैं, आजकल हम मिसाइल कह के खुश हो जाते हैं। अस्त्र क्या है, मिसाइल वो है जिसको हाथ से सीधा नहीं फेंका जा सकता, किसी से लॉन्च किया जाता है। हम पहले अपना वाहन धनुष से छोड़ते थे, धीरे धीरे वो डेवलप होके इतने तरह तरह के मिसाइल आ गए कि मैकेनिकली एंड ऑटोमेटिकली तरह तरह से वो लॉन्च हो जाते हैं। तो अब उसके बाद फिर आपकी मेडिसिन साइंस डेवलप होती गई। ऋग्वेद में तो बहुत थोड़े से रेफरेंस है, बहुत ही थोड़े।
अथर्ववेद में बहुत है मेडिसिनल, फिर आयुर्वेद आ गया, आयुर्वेद के बाद तो फिर सुश्रुत ने आपको जो सर्जरी दी, सुश्रुत संहिता में 300 तरह की डिफरेंट सर्जरीज एक्सप्लेन है और 121 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बताए हुए हैं, और चरक संहिता में बहुत तरह के इलाज बताए हुए हैं। पुराने हथियारों की लिस्ट देख के मुझे एक बार बहुत हैरानी लगती है कि आज इतने हथियार इन्वेंट हो गए बहुत सारे। ये उनका फेवरेट प्रोजेक्ट था। कलाम साहब कहते थे किसी को अपने पुराने हथियारों को मॉडर्न हथियारों से कंपेयर करना चाहिए। वो कहते थे मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वेपन्स जो थे हमारे ट्रेडिशनल अब भी हैं, उनसे कंपेयर करना चाहिए। तो देखिए तब सम्मोहन अस्त्र होता था, बच्चे वो हमारी देश के लोग जब एजिटेशन करते हैं काबू नहीं होते, तो पुराने टाइम में सम्मोहन अस्त्र गिरा के वो उनको बेहोश कर लेते थे ताकि वो मरे नहीं, और बेहोश करके वो निकाले। ये अस्त्र मैंने अभी तक किसी से नहीं सुना कि पूरी पब्लिक लाखों हजारों लोगों को इकट्ठे वो कर दिया जाए और फिर उठा दिया जाए। बस अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ ये कह के, अब मैंने आपको बताया कि 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 BC में हमारे पास क्या नॉलेज थी। आज आप क्या पढ़ रहे हो कि कॉपरनिकस ने बताया कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ग्रहण लगते हैं। तो 1543 BC में कॉपरनिकस की डेथ हुई है। गैलीलियो ने बताया धरती गोल है। अरे हमारे यहाँ तो संस्कृत का शब्द ही भूगोल है क्या है, हम ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों आपका सेल्फ प्राइड हमारी तरह हर्ट ना हो, आप वो पढ़ो जो आपको पढ़ा रहे हैं, मगर क्या होता है विनिंग एज क्या होता है। अगर आपने अपनी क्लास में टॉप करना है, अगर आपने कल कंपटीशन में IAS में टॉप करना है, तो आप जब अपना सिलेबस दे के एंड में ये कहोगे, मगर लेटेस्ट रिसर्च तो ये कहती है कि ये ऋग्वेद में भी रिकॉर्डेड है, ये उसमें भी, ये तो इंडिया में नॉलेज है, नॉलेज बहुत पहले थी, उसको बिल्ड किया गया है, डेवलप किया गया है। अब इनकी थियराइज तो बाद में किया गया, वो हमने नहीं किया, हमने तो ऑब्जर्व किया। न्यूटन ने लॉ दे दिए, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, भाई उसके बेसिक्स तो सब पहले थे। ये न्यूटन ने कब दिए? 17th सेंचुरी में। बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, वो विलियम हार्वे ने कब कहा? हमारे यहाँ तो थर्वेद ने दे रखा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कहा? एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, दवाइयां उसमें बहुत है, एंटीबायोटिक्स भी बता रखे हैं। मैनी ऑफ देम आर रिलेटेड टू फायर क्रिएटेड थ्रू दैट। देन फिर आपके मॉडर्न केमिस्ट्री, अब मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी उसको कहते हैं, और फिर कैनेडियन फिजिशियन है मॉडर्न मेडिसिन का। तो भैया अब इससे आप, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, तो अब आप इससे कंपेयर कर लो कि आपके पास 9000 साल से चली हाई कॉन्टिन्यूड नॉलेज है। एक बुक खत्म होती है, दूसरी शुरू करती है उसको रेफरेंस करके, और आप आज का सब कुछ पढ़ो और आगे बढ़ो, जितना किसी ने इन्वेंट किया उससे भी आगे करो, मगर आपको बेसिक्स मालूम थे, ये मत भूलो। और वो बेसिक्स बहुत लोगों को मालूम थे, ये नहीं सिर्फ हमें मालूम थे, धीरे धीरे इजिप्शियंस को ने भी निकाले, मेसोपोटामियन ने निकाले शायद, मगर आज हम जो हैं वो इतने सारे दिनों का, इतने सारे शेयरिंग वो कर दो। तो बच्चों, विद दिस आई से अ बिग थैंक यू टू यू, बिग थैंक्स टू यू। आपने बहुत पेशेंस से इतनी लंबे समय तक सुना, पर मैं आप सभी के अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करती हूँ, आपके धन्यवाद देती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि आप भी इतनी सारी लंबी 9000 विज्ञान की इतिहास में आप भी कुछ जोड़ो। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके ऑर्गेनाइजर्स का, GJU का, और प्रोफेसर विनोद कोचर का, है ना? हाँ, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर अपने संस्कृत डिपार्टमेंट के वो कृष्णा राम जी का भी करती हूँ। तो सारे जीजे को धन्यवाद करती हूँ, और मेरी इच्छा एक ही है कि आप खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, वैज्ञानिक बनो, बड़े बड़े। धन्यवाद। Thank you, madam. Thank you very much for the nice talk on faith and Avadhi. And I can say many thanks to the audience. We must have been very inspired by this thought-provoking lecture. And आपने बहुत ही अच्छा कनेक्ट बनाया मुझे, और बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छी बात ये थी कि आपने
they will wait for the prizes, as you have mentioned that you will supply books authored by you that need to be given to the winners of the science participants who will win in different activities. So इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और on behalf of the organizers and on behalf of the Guru Jambushwar University of Science and Technology, I take this as a pride to give a personal vote of thanks on my behalf as well as from organizers and Guru Jambushwar University of Science and Technology. Thank you once again. हाँ, बस एंड में मैं एक बात कहूंगी कि जब आपके ये सब कंपटीशन हो जाए एक वीक के बाद, जो विनर है साइंस के सब्जेक्ट्स में उनके मेरे को लिस्ट भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, और मैं आपको उनके लिए बुक्स भेज दूंगी तुरंत। लेट करे हुए प्राइस Yes, definitely, ma'am. So once again, thank you very much. Okay.